आंसर राइटिंग के दो सबसे बड़े चैलेंज हैं। पहला है योर मोटिवेशन टू कंटिन्यू एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज असेसमेंट। असेसमेंट बहुत टफ टास्क है क्योंकि जब तक सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं होगा तब तक असेसमेंट राइट नहीं हो सकती। और ये आपको पता चलेगा जब हमारे वेबसाइट पे जाएंगे और देखेंगे मोर देन 500 टॉपर्स कॉपी। एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ असेसमेंट, प्रैक्टिस, लर्निंग, इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? दिस इज द रियल पर्पस ऑफ द टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग एंड दिस इज व्हाट प्रिसाइजली वी डू एट जीएस स्कूल। मेरा नाम ममता है। यूपीएससी CSE 2024 में मेरी रैंक 438 रही है। मैं राजस्थान के जोधपुर जिले के पास के गांव कुड़ी गांव से बिलोंग करती हूं। मेरा जनरली एजुकेशनल बैकग्राउंड में देखा जाए तो मेरी 10th तक की एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल कुड़ी से ही हुई है और इसके बाद 11th और 12th की जो एजुकेशन है वो मैथ्स से हुई है और वह पास में ब्लॉक पड़ता है भोपालगढ़, वहाँ से एक प्राइवेट स्कूल से हुई है। इसके बाद 12th के बाद मैं जोधपुर शिफ्ट हो गई थी और 12th के बाद ही मैंने इंटीग्रेटेड BSc BEd का कोर्स होता है जो जनरली टीचर बनने के लिए प्रेफर करते हैं, उसमें एडमिशन लिया था जो महर्षि दादीश महिला महाविद्यालय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से अफिलिएटेड कॉलेज है, उससे किया है। और मेरा इंटीग्रेटेड BSc BEd का जब 4th ईयर चल रहा था तभी मैंने यूपीएससी का अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। हालांकि इस अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था और इसी दौरान फिर मैंने रीट का एग्जाम जो राजस्थान में टीचर बनने के लिए दिया जाता है वो दिया था। इसमें मेरा ये रहा कि रीट का जो प्रीलिम्स मेंस जैसा होने लगा आजकल, तो रीट का प्रीलिम्स हो गया था और फिर ऐसे करते जब मेरा फाइनल ईयर हो गया जो मेनली अक्टूबर 22 तक हो गया था, इसके बाद मैंने रीट का मेंस दे दिया और इसके साथ ही यूपीएससी का मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया था। इस दौरान मेरा रीट का तो हो गया, हालांकि यूपीएससी का 2023 वाला जो प्रीलिम्स है वो भी मेरा हो गया था, लेकिन 2023 का मेरा मेंस नहीं हो पाया था। और इसमें मेनली मेरा ये रहा था कि मेरा ऑप्शनल के मार्क्स थे जो ओनली 182 आए थे, हालांकि ऑप्शनल मेरा उस दौरान भी हिस्ट्री रहा था, तो इस वजह से मेरा उस समय मेंस नहीं हो पाया था। फिर मैंने ये 2024 वाला अटेम्प्ट दिया जो मेरा थर्ड अटेम्प्ट है और इसमें मेरी रैंक 438 है। इसमें ये है कि मैं IAS और IPS की बाउंड्री पर हूँ। इसमें चांसेस हैं IAS के भी और चांसेस ये भी हैं कि IPS, तो देखते हैं होप सो क्या मिलता है। और अब मैं अपनी जर्नी के कि मैंने कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ा है और क्या तैयारी की स्ट्रैटेजी वगैरह रही थी वो बताना चाहूँगी। तो मैं मेनली सब्जेक्ट वाइज जैसे शुरू करती हूँ। मैं पहले प्रीलिम्स का बताती हूँ, फिर मेंस के कुछ फोकस्ड पॉइंट पर आ जाती हूँ। प्रीलिम्स के लिए मेरा ये रहा था कि मैंने सारी प्रिपरेशन अपने इधर जोधपुर में ही रह के घर से ही की है, जो कॉलेज के साथ ही की थी। तो मेरी जो कोचिंग्स या ऐसी क्लासेस वगैरह रही हैं वो मेनली ऑनलाइन रही हैं। तो प्रीलिम्स के लिए तो मेरा ये रहा था कि अपने जो 5 से 6 बेसिक सब्जेक्ट हैं वो पढ़े थे। इसमें GS जो पेपर फर्स्ट होता है उसके अकॉर्डिंग मैं सब्जेक्ट बता देती हूँ। जैसे अपना फर्स्ट सब्जेक्ट आता है अपना जियोग्राफी। अब हम आते हैं मेनली हम प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखें। देखिए प्रीलिम्स के लिए सब्जेक्ट में कौन सी सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है वो तो सारी चीजें यही रहेंगी जो पहले बताई जा चुकी है। अब प्रीलिम्स में स्पेसिफिक ऐसा क्या हो कि प्रीलिम्स पास हो जाए। देखिए एक प्रीलिम्स मेरा फेल होने का है और 3 प्रीलिम्स जो इस बार के प्रीलिम्स को मिला के मेरा पास होने का एक्सपीरियंस होगा। तो फेल और पास दोनों ही चीजों से मैंने सीखा है। तो प्रीलिम्स में ऐसा रहा कि अपने 6 सब्जेक्ट हैं जो पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, जियोग्राफी एंड साइंस टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट, और फिर अपना एक हो जाता है करंट। ये चीज ये है 6 से 7 टॉपिक्स हैं। इनको अपने को प्रीलिम्स के टाइम इतना अच्छे से पढ़ लेना है कि स्टैटिक अपना ऐसा रहे, इनसे क्वेश्चन आए तो हम छोड़ नहीं पाए, क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर ऐसा होता है कि हमको 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं, बाकी आता जाता कम है और उसमें हम ये थोड़ा बहुत ऐसे गेस करके ही आंसर करते हैं। जिनका सही हो जाते हैं, जो रेस में आ जाते हैं, जिनका कम सट्टा सही बैठते हैं वो बाहर हो जाते हैं। तो कई अपने 2-3 साल से तो प्रीलिम्स से ऐसा हो चुके हैं कि काफी लक बेस्ड एक गेम हो चुके हैं। बट लक भी तब आता है जब हमने ना अच्छे से एक बार इन सब्जेक्ट को पढ़ा है। जब अच्छे से पढ़ा है तब हम वो बोलते हैं ना गेस करना, वो भी हम अच्छे से कर पाते हैं। तो प्रीलिम्स का ये रहता था कि मैं 1 मार्च से प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर देती थी। उस दौरान ये होता कि जो अपने नोट्स बने हुए इन 6 से 7 सब्जेक्ट के, उन नोट्स को पढ़ती, साथ में ये था फोरम IAS की जो CA की क्लासेस आती है वो ले लेती। वो 1 घंटे की क्लासेस होती, उनमें क्या सारे सब्जेक्ट के जो करंट है वो करवा लिए जाते। और कुछ PT 365 से कुछ जो टॉपिक्स है जैसे पॉलिटी का है या इसका जियोग्राफी के या कुछ कुछ जो करंट के टॉपिक हैं उनके PT 365 से कवर हो जाता। तो ये रहता मेंस जब अपना प्रीलिम्स कवर करीब तक आता ना लास्ट तक, तब तक के लिए मेरा यही रहता मैं इन 6 से 7 सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़ती, डे बाय डे चैप्टर वाइज पढ़ती। और इसमें ये रहा कि मैं MCQ
बुकलेट रखती इनकी। मैंने टेस्ट पेपर जो पूरे टेस्ट हैं उनको लगाने की बजाय ये था कि मैं सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू लगाती। जैसे अपनी ज्योग्राफी हो गई, उनकी इनसाइट की बुकलेट ले ली, पॉलिटी की अपनी लक्ष्मीकांत की बुकलेट ले ली, या इकोनॉमी की अलग से बुकलेट ले ली जिसमें एमसीक्यू होते हैं वो अटेंड कर लेती। और कुछ एमसीक्यू की बुकलेट अभी फॉरम की भी आई हुई है। ये जो सारी चीजें बता रही हूँ, बुकलेट या टेस्ट लगाना, ये सारे मैंने इंग्लिश में ही लगाए। मेरा मीडियम ऑल टोटल हिंदी रहा है, लेकिन मेरे जो रेफरेंस बुक्स वगैरह सारी चीजें रही है वो मेनली इंग्लिश मीडियम वालों की ही रही है, क्योंकि हिंदी का हमें भी पता है थोड़ा क्वालिटी में समझौता हो जाता है अपने से। फिर ये रहा फॉरम की आजकल जो बुक आती है, अपने 5 से 6 सब्जेक्ट ये कवर करते हुए आती है एमसीक्यू की अलग से, तो उन बुक के हम क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो प्रीलिम्स रहना अपने लिए बहुत नामुमकिन हो जाएगा, हमारा प्रीलिम्स क्लियर होने के मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर जब हम प्रीलिम्स का पेपर अटेंड करते हैं, उस पेपर को अटेंड करते समय भी हमें ये ध्यान रखना है कि पहले हम एग्जाम सेंटर पर जा रहे हैं तो हमें अवॉइड करना है किसी से भी बात करना, क्योंकि इस समय हमें डीमोटिवेट करने वाले बहुत मिल जाते हैं। जैसे तुम्हारा ऑप्शनल क्या रहा है, अरे इस ऑप्शनल ने तो परफॉर्म ही नहीं किया, या मेरा तो उस समय प्रीलिम्स ऐसे ही हो गया, मैं तो बिना पढ़े ही प्रीलिम्स कर लेता हूँ। तो ये चीजें एक तो होती है, हमको डीमोटिवेट करती है। दूसरा ये है कि जब हम प्रीलिम्स का पेपर दे रहे होते हैं तब हमें ये नहीं सोचना है कि पेपर बहुत भारी आया है या मेरे तो नहीं बन रहे हैं, कट ऑफ इतनी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं। हम जैसा बोलते हैं ना, कर्म करते जाइए, फल की चिंता नहीं कीजिए। तो वो हमारे पेपर अटेंड करते टाइम ये चीज बहुत डिपेंड करती है। हमको सिर्फ अच्छे से पोलाइट, अपने माइंड को काम और पोलाइट रखते हुए ये करना है कि पेपर शांति से अटेम्प्ट कर लेना है। दूसरा, खुद पे विश्वास करना है कि मैंने जो चीजें पढ़ी हैं वो बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ी है और मैं अच्छे से परफॉर्म करके ही जाऊंगा। तो प्रीलिम्स का तो यही रहेगा। अब मैं अपनी यूपीएससी की जर्नी के बारे में बताना चाहूंगी कि मेरी जर्नी क्या रही, कितनी लंबी रही, और इसमें मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे पढ़े या क्या पढ़े उनमें और कहाँ से पढ़े। तो मैं अपने जो मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को डिवाइड करते हुए बताना चाहूंगी। तो इसमें सबसे पहले अपन आते हैं जीएस फर्स्ट पेपर पर आ जाते हैं, और उसका होता है हिस्ट्री से शुरू करते हैं। हिस्ट्री क्योंकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा था तो मेनली मुझे जीएस के लिए हिस्ट्री में अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ा था। तो हिस्ट्री का तो ऐसा है, क्योंकि एक्सपीरियंस मेरा रहा है 3-4 साल का, तो इसमें मैं ये बता सकती हूँ कि आप हिस्ट्री में कहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो मॉडर्न इंडिया के लिए तो अपनी स्पेक्ट्रम की बुक होती है जो प्रीलिम्स एंड अपने मेंस दोनों के लिए काम आ जाती है। बस हमें माइंड लगा के ये देखना होता है कि कौन सी चीजें प्रीलिम्स के लिए काम की है और कौन सी चीजें मेंस के लिए काम किए। और फिर आते हैं एंशियंट और मिडाइवल इंडिया। तो एंशियंट इंडिया के तो ऐसे हैं कि मेंस में कुछ क्वेश्चन जो अपने जीएस पार्ट में आते हैं वो कुछ टॉपिक से ही संबंधित होते हैं। तो इसमें एक तो प्रीलिम्स के लिए तो हम ये कर सकते हैं कि जो तमिलनाडु बोर्ड की 11th-12th की जो बुक आती है वो एंशियंट और मिडाइवल इंडिया उनसे कवर हो जाते हैं। और जो मेंस के लिए हमें इनसे करना होता है, इनमें से हमें ये करना होगा कि जो ऑप्शनल के हैं स्टूडेंट, उनके हिस्ट्री ऑप्शनल के नोट्स में से जो अपने एंशियंट और मिडाइवल इंडिया के जो प्रीवियस टॉपिक्स आए हैं उन टॉपिक्स का एनालिसिस करके उनके नोट्स से हमको कॉपी कर लेना है। क्योंकि वो थोड़े सब्जेक्ट के लिए हम पूरी कॉपी पढ़े या पूरी बुक पढ़े, वो भी अपने टाइम कॉस्ट के हिसाब से सही नहीं रहता है। अब हम आते हैं सेकंड रहा था अपना सब्जेक्ट ज्योग्राफी होता है। ज्योग्राफी में मेरा ये रहा था कि मैंने ऋषिकेश सर जिनके यूट्यूब पर अपने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते हैं, तो मैंने उनसे पढ़ा था। वो क्या अपनी फिजिकल जियोग्राफी वर्ल्ड की और ओशियनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी वो उनकी सारी करवा रखी है। तो मेनली इसके बाद बच जाता है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैंने सुदर्शन सर की क्लासेस कुछ देख ली थी, क्योंकि यूट्यूब पे उनकी भी क्लासेस पढ़ी है। और बाकी इंडियन ज्योग्राफी जब हम वर्ल्ड की ज्योग्राफी वगैरह समझ लेते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी इजीली समझ में आ जाती है। तो मैंने इन्हीं के नोट से प्रीलिम्स और इन्हीं के नोट से मेंस का किया था। प्रीलिम्स में अतिरिक्त ये रहता था कि मेरी हर सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री के लिए ये था कि 3000 के करीब एमसीक्यू की प्रीलिम्स बूस्टर करके एक बुक आती है जो मणिकांत सर की है। और इसी तरह ज्योग्राफी के लिए भी मैंने जो इनसाइट आईएएस की जो एमसीक्यू की बुक आती है वो ले ली थी। तो इसमें प्रीलिम्स में मेरा इन सब्जेक्ट्स में ये रहेगा कि प्रीलिम्स के लिए मैंने अलग से एमसीक्यू की बुकलेट्स ले ली थी सारों की। तो फिर ज्योग्राफी, और अब आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पर। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये रहा कि एसएससी सीजीएल के कोई भी टीचर से, जैसे मुझे अभी याद नहीं आएगा कि मैंने कौन सा इसे वर्ल्ड ज्योग्राफी की है, बट उनके टीचर से हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक नॉर्मल मैपिंग्स वगैरह सीख ली। और दूसरा ये रहा था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो मैक्सिमम कंटेंट हमने आईआर से रिलेटेड होता है, या कहाँ पर क्या रिसोर्सेज हैं या कोई ग्रुपिंग बन रहा है, तो इनसे रिलेटेड करके पूछ लिया जाता है। तो इसमें अंकित इंस्पायर इंडिया करके अंकित अवस्थी सर हैं जो राजस्थान के ही हैं,
तो उनका एक चैनल चलता है, मैं उनकी क्लासेस जनरली वो डे बाय डे करंट अफेयर्स के हिसाब से करवाते हैं, तो वो देख लेती। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में काफ़ी हेल्प तो उनसे हो जाती, जैसे प्रीलिम्स में अपने एमसीक्यू आते तो उनमें जगह पहचानने में, या मेंस का कोई एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाता है तो भी उनसे वो काफ़ी हेल्प हो जाती थी। अब तीसरा सब्जेक्ट आता है अपने जो मेंस ओरिएंटेड है मेनली, वो आता है सोसाइटी। सोसाइटी के लिए मैंने स्मृति शाह जो विजन आईएएस में मैडम पढ़ाती है उनका पढ़ा था, और उनसे पढ़ के ही मैंने नोट्स बनाए थे। तो इसमें एक तो ये रहा कि मैंने उनके नोट्स बना लिए, दूसरे ये मेंस 365 करके आती हैं जो मेंस के टाइम आती हैं, तो वो अपना करंट अफेयर्स का सारा सेक्शन है वो कवर कर लेती है। और फिर सोसाइटी के कुछ सेक्शन है जैसे पॉवर्टी हो गया, अर्बेनाइजेशन हो गया, या अतिरिक्त ऐसे, तो उनका क्या हुआ था कि मैंने जो अपने इकोनॉमी पढ़ते हैं इकोनॉमी वाले सेक्शन से कुछ वो कवर हो गए थे। और स्मृति शाह का ये रहेगा कि इन्होंने जो सोसाइटी पढ़ाई है वो एक ऐसे तरीके से पढ़ाई है, पढ़ाने के साथ साथ वो जो अपने डायग्राम है या उनका यूज कैसे करना है, कैसे हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं, वो भी सिखाए हैं। तो इसमें सोसाइटी में अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम में हमारे GS1 में भी नंबर लाना काफी चैलेंजिंग होता है। तो मेनली अपने GS1 में तो यही सब्जेक्ट रहते हैं, और इनका मैंने मटेरियल मेरा मेनली यही रहा था। अब हम आते हैं GS2 पर। GS2 में अपने मेन सब्जेक्ट हैं वो पॉलिटी का सब्जेक्ट है। पॉलिटी के लिए देखिए ऐसा था कि मैंने जो सुब्रा रंजन मैम है जो ऑप्शनल के लिए पढ़ाती है, उनके क्या यूट्यूब पर लेक्चर्स पड़े हुए थे, तो मैंने उनके लेक्चर्स देखे पहले। तो पॉलिटी के लिए उनके लेक्चर्स आ जाते हैं अपने BPSP तक। फिर सेकंड मैंने ये किया था कि मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ती थी, तो मेंस में तो जो पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं वो अपने न्यूज़पेपर से काफी कुछ कवर हो जाते हैं। और एक ये रहा कि मैंने मैम से जब पढ़ा तो उन्होंने वो एक पॉलिटी की अच्छी सी धारणा बताती थी कि हमें वास्तव में पॉलिटी में जानना क्या होता है, तो एक पॉलिटी खुद समझने की सिचुएशन में आ गई थी। और तीसरा ये रहा था कि लक्ष्मीकांत अपने पढ़नी होते हैं, तो लक्ष्मीकांत से सारा प्रीलिम्स हो जाते हैं। हालांकि आजकल प्रीलिम्स में भी काफी टफ पूछे जाने लगे हैं, तो वो एक न्यूज़पेपर और दूसरा लक्ष्मीकांत, इन दोनों के साथ हो जाते हैं। और तीसरा ये है कि लक्ष्मीकांत की बुकलेट आती है जो MCQ ओरिएंटेड होती है, इन्हीं से ली हुई। तो पॉलिटी में जब हम ज्यादा से ज्यादा MCQ लगाते हैं तब हमारे सामने कैसा ही क्वेश्चन आए मेंस प्रीलिम्स में, हम वो अटेंड कर पाते हैं। और मेंस के लिए तो एक तो ये अपना न्यूज़पेपर हो गया, दूसरा अपनी समझ हो गई कि पॉलिटी वास्तव में है क्या और उसको हमें कैसे करना होता है। तीसरा मेंस 365 करके आएगी जिसको अपन को करंट पॉलिटी का कर लेना है। और मेंस के समय कुछ लक्ष्मीकांत के टॉपिक्स भी हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे हमारा जो एक बेसिक धारणा है वो बन जाती है कि बेसिक धारणा को लेते हुए जैसे फैक्ट आधारित हमें डिसीजन लेना होते हैं, तो वो फैक्ट हमें लक्ष्मीकांत से मिल जाते हैं। कुछ भी आधारभूत तत्व रखते हुए कि जैसे राज्यपाल की शक्ति पर क्वेश्चन आते हैं कि राज्यपाल, ये जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया कि राज्यपाल की आपने को 3 महीने में उनको बिल को हाँ करनी होगी या जवाब देना होगा। तो इस आंसर का मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें क्या करना होगा, पहले तो ये एक्सप्लेन करना होगा ना कि संविधान में राज्यपाल के वास्तविक रूप में लिमिट्स क्या दी हुई है, और वो लिमिट्स लिखने के लिए हमें लक्ष्मीकांत ही काम आएगी। और दूसरा ये है लक्ष्मीकांत हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो दूसरी बार हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लक्ष्मीकांत का यूज लेने का एक है हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं मेंस में भी। अब सेकंड आते हैं पॉलिटी के बाद अपना आता है IR का। IR का ये रहा था कि अपन एक बेसिक तो अपन को IR करना ही होता है, बेसिक कोई भी बुक ले लेते हैं। जैसे मेरा रहा था ओनली IAS का प्रहार करके बुकलेट आती है वो देख ली थी, उसमें अपने बेसिक चीजें लिखी हुई होती है। दूसरा ये रहा कि जो अंकित अवस्थी सर है जो रेगुलर करंट अफेयर्स की क्लासेस देते हैं, तो उनसे वो मैक्सिमम IR की समझ बैठ गई थी। तो IR में एक तो करंट रह जाता है, एक नॉर्मल बुकलेट। फिर अपने जो मेंस 365 करके आ जाएगी उसमें IR की मैक्सिमम चीजें कवर हो जाती है। तो IR के लिए बेसिकली अलग से कुछ करना नहीं होता है। फिर तीसरा अपने आते हैं इसमें ही गवर्नेंस। गवर्नेंस के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो पॉलिटी से हमें समझ विकसित हो जाती है, और कुछ गवर्नेंस के टॉपिक्स जैसे गुड गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ऐसी चीजें, या गवर्नेंस के बेस्ट एग्जाम्पल मुझे इकोनॉमी वाले सेक्शन से मिल गए थे। और बाकी गवर्नेंस के लिए मैंने फरहार की जो ओनली IAS की फरहार करके बुकलेट आती है वो रेफर की थी। बट मेनली ये रहा था गवर्नेंस सेक्शन मेरा वीक रहा है और मुझे थोड़ा कम इंटरेस्ट रहा था, क्योंकि इसमें करप्शन कम करना या वो काफी रियलिटी से दूर लगने लगा था। तो वही थोड़ा रट्टा मारने की कोशिश करें और अपने न्यूज़पेपर वगैरह से एग्जाम्पल ऐड करें, इसमें काफी कुछ करंट का भी ऐड हो जाते हैं। तो गवर्नेंस या IR जैसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मेनली हमें मेंस के दौरान कम फोकस करें इन पे तो भी काम चल जाते हैं, क्योंकि हम न्यूज़पेपर अगर डेली पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर से काफ़ी चीज़ें हम वहाँ लिख सकते हैं। अब इसमें आता है सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस का ऐसा है कि एक तो स्मृति मैडम जो सोसाइटी के लिए पढ़ाती है उनमें से सोशल जस्टिस की काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है। फिर जैसे हेल्थ एजुकेशन वाला सेक्टर है वो इकोनॉमी वाले सेक्शन से कवर हो जाते हैं। तो मेनली GS2 का मेरा यही रहा था, इतने ही रिसोर्सेज रहे थे और मैं इन्हीं को, जैसे मेरा 23 का मेंस हो या 24 का मेंस, इन्हीं को मैंने रिवाइज किया था।
अब हम आते हैं GS3 पर, जो मेनली इकोनॉमी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। इकोनॉमी का तो मेरा वन ऑफ द बेस्ट और फेवरेट टीचर रहे थे जो मरना सर रहे थे, और मैंने उन्हीं के नोट से, जैसे 22 का, 23 का और 24 का जो प्रीलिम्स दिया है उन्हीं के नोट से दिया था। जनरली अब ये बोलने लगे हैं कि मरना सर के एक तो नोट्स बहुत बड़े हैं, दूसरे ये हैं कि प्रीलिम्स में MCQ आते नहीं है। जबकि मैं इसमें आपको ये भी बताना चाहूंगी, मैंने 25 वाला भी दिया है प्रीलिम्स, और बाई चांसेस ये भी हो रहा है मेरा। तो इसमें यह है कि मरना सर के नोट्स आउटडेटेड यहाँ भी मुझे नहीं लगे बिल्कुल भी, और जो क्वेश्चन आया वो बैक टू बैक क्वेश्चन में उन नोट्स में एनालिसिस करके निकाल सकती हूँ। तो मेनली अगर हमें पढ़ना है तो चूज करना पड़ेगा अच्छे टीचर्स में, और एक बार अगर टीचर चूज कर लेते हैं, उन पर डाउट न करे तो ज्यादा बेटर रहते हैं। तो मेरा तो ये रहा था कि मैंने मरना सर के नोट्स का मुझे बहुत फायदा मिला। पहली बात, मैंने उस समय पढ़ा था जिन समय उनका मेंस और प्री का सारा मटेरियल एक साथ आता, तो 1200 के करीब इनके बुकलेट के पेज थे जो 5 से 6 पिलर में आते हैं। तो 6 पिलर का तो ये रहा था कि अपने GS2 है, GS फर्स्ट, इन दोनों में ये काम आ जाता। जो 5th पिलर है वो भी अपने GS1 में इस सोसाइटी सेक्शन में काम आ जाता, और जो 4 तक के सेक्शन है इसमें जो ट्रेड वाला है वो IR वाले में भी काम आ जाता। तो मनाल सर को रेफर करने का ये रहा, GS1 और 2 में भी मेरे काफी इनसे हेल्प हो गई थी। और इकोनॉमी वाले जो GS3 पेपर है इसमें मेरे मार्क्स इस बार 93 या 95 के करीब है, जो हिंदी मीडियम में एक बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। तो इकोनॉमी मेरा अच्छा रहने का रीजन एक था कि मेरे रिसोर्सेज इसमें काफी अच्छे रहे थे। दूसरी चीज आती है कि अपने इंटरनल सिक्योरिटी, जो इस पेपर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें ED सार्थिक से चैनल से जो सिविन सर है उनके नोट्स ही लिए थे मैंने, मेनली क्लासेस नहीं ली थी, उनके नोट्स। तो उनके नोट्स क्या अपडेटेड नोट्स थे और मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। इनमें एक चीज ये रहेगी कि इंटरनल सिक्योरिटी में जो PYQ है मेनली अपने क्वेश्चन उन्हीं से ओरिएंटेड या उन्हीं के आसपास आते हैं। तो PYQ अपने सारे अटेंड कर लेने, सारे लगा लेने, और PYQ के आसपास का भी अपन को क्वेश्चन दिखे ना वो भी लगा लेना है। और दूसरा इसमें ये होगा कि करंट अफेयर्स की जो मेंस 365 आएगी इससे हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे, तो हमें वो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कर लेने हैं। फिर इसमें आता है एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एनवायरमेंट का तो जो प्रीलिम्स में पढ़ा है वही इधर काम आ जाते हैं। तो एनवायरमेंट मैंने प्रीलिम्स के लिए जो ऋषिकेश सर है उनके यूट्यूब पर लेक्चर्स पढ़े हुए, वहां से एनवायरमेंट किया था। वहाँ एनवायरमेंट का इनका इकोलॉजी वाला सेक्शन और इकोसिस्टम वाला सेक्शन कवर हो जाता है। फिर जैसे आते हैं अपने टाइगर रिजर्व और जो पॉल्यूशन या क्लाइमेट चेंज वाला सेक्शन है, वो PMF-IS की जो बुकलेट आती है उसमें से कवर हो जाते हैं। और दूसरा ये था कि फोरम IS की CA क्लासेस चलती है जो जनवरी के करीब शुरू होती है इनकी, जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड होती है। तो उस समय मैंने वो अटेंड कर ली थी, साइंस टेक और इसकी दोनों की। तो इसमें जो नया करंट का आया है एनवायरमेंट का वो वहां से रिवाइज हो जाता, तो जो पॉल्यूशन या क्लाइमेट चेंज है एनवायरमेंट का वो भी इस CA क्लासेस से हो जाता था। तो एनवायरमेंट का मेनली ये रहा। और सेकंड आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो एक मेरे लिए फेवरेट सब्जेक्ट था इस पेपर में। तो इसमें यह था कि मेंस के लिए, जैसे एनवायरमेंट का भी मेंस के लिए मैंने इसके अतिरिक्त कुछ नहीं किया था, सिर्फ करंट की जो मेंस 365 आएगी वो कर लेनी है। और कुछ टॉपिक्स एनवायरमेंट के जो अपने GS3 में आते हैं वो अपने इस GS फर्स्ट के जियोग्राफी से कवर हो जाते हैं। अब साइंस टेक का ये था कि जो वाजीराव एंड रावी है इनकी साइंस टेक्नोलॉजी के टीचर्स हैं, जो 3 से 4 टीचर पढ़ाते हैं पूरी साइंस टेक। तो वो वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स में आते हैं और उनका वाकई में पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा रहा था। तो मैंने क्या किया था कि उनसे पढ़ के, क्योंकि मेरे फ्रेंड के कोर्स ले रखा था तो मुझे लॉगिन करने का कुछ ही दिन का समय मिला, तो उसमें मैंने उनसे पढ़ा, फिर उनसे नोट्स बना लिए थे। फिर जब फोरम IS की जो CA की क्लासेस थी उसमें से अपडेट कर लिए थे नोट्स को अपने। और मेंस के टाइम भी यही रहा था कि प्रीलिम्स में हमें कुछ अतिरिक्त फैक्ट पढ़ना होते हैं, मेंस में वो नहीं पढ़ के उनका एप्लीकेशन पढ़ना होता है, जैसे AI का क्या एप्लीकेशन या क्या दुरुपयोग हो सकता है, या ड्रोन टेक्नोलॉजी की इंडिया में क्या टेक्नोलॉजी है या कुछ। तो वही है कि हमें प्रीलिम्स में ये पढ़ना होता है कि टेक्नोलॉजी क्या है, और मेंस में ये पढ़ना होता है कि इसका एप्लीकेशन कैसे है। तो साइंस और एनवायरमेंट का तो मेंस के टाइम 15-20 दिन का ही हमें समय देना होता है। अब हम आते हैं GS पेपर फॉर एथिक्स पर। एथिक्स में ये रहा था कि मैंने 23 और 24 में अलग अलग कुछ रिसोर्सेज अपनाए थे, चॉइस में कुछ ऐड कर दिए थे। जब मैंने 23 का पेपर दिया था तब मेरे एथिक्स में करीबन 108 के करीब मार्क्स थे। इस बार भी एथिक्स में मार्क्स मेरे लगभग इक्वल ही रहे हैं। तो एथिक्स में मैंने धर्मेंद्र सर करके हैं जो पतंजलि IAS के लिए पढ़ाते हैं, तो उन सर की क्लासेस देखी थी। उनका फायदा ये रहा कि मैंने 23 में सिलेबस पूरा नहीं कर पाई थी एथिक्स का, फिर भी मेरे मार्क्स 108 थे, जो उस समय के हिसाब से एक अच्छे मार्क्स ही थे। तो धर्मेंद्र सर का ये है कि वो हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग एथिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एथिक्स के साथ साथ उनका ऐसे का भी साथ ही रहता है, तो ये हो जाता है। और दूसरा, जब मैंने चॉइस में अंसारी सर के कुछ जो केस स्टडी सॉल्यूशन है वो देख लिए थे,
तो एथिक्स का अपनाने का एक तो ये है कि जो धर्मेंद्र सर के हैं वो क्लासे ली, और जो 6 के करीब अपने एथिक्स में चैप्टर होते हैं उनके जो पॉइंट वाइज हैं, जैसे कुछ भी मूल्य है या सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट जो टॉपिक है उनके मैंने एक तो नोट्स बना लिए थे, दूसरा क्लास देख कर ही, और दूसरा ये रहा था कि अपने न्यूज़पेपर में डे बाय डे कुछ एग्जांपल्स आते हैं जो या तो अपने एथिकल वैल्यूज के पक्ष में होते हैं या एथिकल वैल्यूज के विपक्ष में होते हैं। तो मेरा ये रहा, न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम मैं उन एग्जाम्पल पर फोकस करती और अलग से कुछ नोट्स बना लिए न्यूज़पेपर से कि नए एग्जाम्पल क्या है, कि नए एग्जाम्पल देते हैं तो फिर वो थोड़ा लगता है कि हाँ बच्चे ने इसमें मेहनत की है। बाकी ये है कि एथिकल वैल्यूज अपने व्यवहार में भी उतरनी चाहिए। जब कुछ वैल्यूज अपने व्यवहार में काफी कुछ उतर जाती हैं तो इससे ये होता है कि हमें लिखने के लिए खुद अलग से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, चीजें अपने आप अपने माइंड में आने लगती हैं। मेरा ये रहा, मैंने बढ़िया से नोट्स पढ़े, उनके PYQ क्वेश्चन लगे। फिर ये आता है एथिक्स का सेकंड पार्ट जो अपने केस स्टडी पर आता है। मेरा ये वीकनेस रही थी कि मैंने केस स्टडी ज्यादा सॉल्व नहीं की थी। इसमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने अंसारी सर की क्लासेस देखी थी कि कैसे इसमें लुकमैन IAS से जो जुड़े हुए हैं तो उनमें कैसे अपने को केस सॉल्व करना है। उनमें ये रहा था कि अपने को पहले निर्देश पढ़ लेने सारे, जो 6-7 साल के PYQs हैं उनको देख करके कि किस प्रकार के निर्देश, जैसे एथिकल इश्यू एंड एथिकल डिलेमास पूछे जा रहे हैं, या फिर उन निर्देश के अकॉर्डिंग अपन को टॉपिक प्रिपेयर कर लेने हैं पहले से ही कि एथिकल इश्यूज आते हैं तो 3 से 4 ऐसे इश्यू जो हमें कुछ नहीं आए तो वो इश्यूज हम छापने की दशा में रहे। तो ये प्रिपेयर खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि हमें कोचिंग नोट से सारी चीजें मिल जाए ये भी संभव नहीं है। फिर जो PYQs हैं एथिक्स की, जो केस स्टडीज के, वो भी अटेंड कर लेने। और केस स्टडी में एक ये रहता है कि न्यूज़पेपर काफी हेल्प करते हैं क्योंकि केस वही उठा लिए जाते हैं जो न्यूज़पेपर में डे बाय डे में खबरों में रहते हैं। तो न्यूज़पेपर से ये रहेगा कि उन्होंने केस कैसे सॉल्व किया है, तो वो केस हम उस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। दूसरा, इस केस को सॉल्व करते टाइम हमें ये ध्यान देना होता है कि जब हम सॉल्यूशन दे रहे हैं वो एक तो रियलिस्टिक हो, व्यवहारिक, कि व्यवहार में उतारना संभव हो। दूसरा ये संवैधानिक वैल्यूज और अपने जो GS के चारों पेपर्स का जो हमने 3 पेपर्स का जो हमने ज्ञान लिया है वो ज्ञान यहाँ भी अप्लाई कर सके। और तीसरा इसमें ये रहेगा कि संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हो, हम केस में कुछ भी लिख रहे हैं वो उन मूल्यों के अनुरूप हो। नहीं केवल GS4 बल्कि GS के तीनों पेपर्स में हमें ये ध्यान रखना है कि जो गवर्नमेंट की वैल्यूज अभी चल रही हैं या जो संविधान की वैल्यू है या अपने राष्ट्र के जो मूल्य है उनके विपरीत चीजें न लिख पाए, ये हम समझ नहीं पाते और कई बार बहुत बचकाना आंसर दे देते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी होती है। अब हम आते हैं मोस्ट मतलब फेवरेट टॉपिक कहा जाते हैं, वो है अपना ऐसे पेपर जो GS फर्स्ट होता है। और हिंदी मीडियम के लिए ये रहा है कि उसमें हमेशा से बहुत अच्छे नंबर आते आए हैं। इस बार में भी ऐसे कम परफॉर्म किया है बट हमेशा करता आया है, तो हमें अच्छे से फोकस तो करना ही होगा। ऐसे का मेरा ये रहा था कि ऐसे की प्रिपरेशन मैंने मेनली 23 का दिया, तब तो मैंने कुछ की नहीं थी, मतलब कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की और सीधा मेंस में जाके ऐसे लिखा था। उसमें जो धर्मेंद्र जाकर सर है उन्होंने, जिनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने थोड़ा बताया था कि कैसे पिट्स फॉर्मेट में हम ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने 23 में तो ऐसे ही लिखा ऐसे। और इस बार ऐसे में ये रहा था कि मैंने जो पीयूष सर करके हैं जो MK यादव सर से पहले जुड़े हुए थे, तो उनकी क्लासेस देखी थी, 3 से 4 क्लासेस। तो उनमें ये था कि जो फिलोसॉफिकल ऐसे के 2 पार्ट होते हैं, एक तो जनरल ऐसे आता है, दूसरा फिलोसॉफिकल ऐसे। तो फिलोसॉफिकल ऐसे पर मेरी बहुत अच्छी कमांड उनकी वजह से बन गई थी। जैसे फिलोसॉफिकल ऐसे का ये रहता है कि हमें एक लाइन दी जाती है, वास्तव में हमें उस लाइन के आसपास न लिख के उनका जो भावार्थ है उसके अर्थ में लिखना होता है। जैसे एक अपने 23 चॉइस का क्वेश्चन है कि जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान सभ्यताओं के बाद। तो वो एक प्रकार से ऐसे बता रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट होने के साथ क्या कैसा रहा कि जो सभ्यता जो विकास हुआ वो वास्तव में सभ्यता का विकास नहीं होकर एक प्रकार से पर्यावरण का ह्रास की तरह था। तो वो एक प्रकार से मानव के विकास के कारण जो अपने नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े थे उनको दर्शाने को लेकर था। लेकिन काफी बच्चों ने ऐसा किया कि जंगल कैसे विनाश हो गया मानव आने से और मरुस्थल कैसे बन रहे हैं, कैसे मरुस्थलीकरण हो रहे हैं। तो ये तो हमने पूरा भावार्थ ही बदल लिया। तो इसमें ये होगा कि हमें जो गूढ़ अर्थ दिया हुआ है वास्तव में हमें उस अर्थ को समझना होता है। और सर की क्लासेस देखने से ये रहेगा कि हम उस अर्थ को समझने में काफी सक्षम होंगे। और दूसरा जो आता है जनरल ऐसे आते हैं, उसमें तो क्या हमें टॉपिक दिया होता है, जैसे महिला की कुछ समस्याओं पर टॉपिक दे देते हैं। तो उसमें हमें ये प्रिट्स फॉर्मेट अपनाना होता है जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, IR में क्या क्या इम्पैक्ट बढ़े इससे और क्या क्या फ्यूचर में चीज हो सकती है। और निष्कर्ष ऐसा देना है, निष्कर्ष अपना छोटा रहे और ऐसा देना है कि वो रियलिस्टिक लगे और अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग हो और जिसको धरातल पर उतारना संभव लगे और हमने जो लिखा है उनका एक प्रकार से गूढ़ अर्थ प्रकट कर रहा हो निष्कर्ष।
और ऐसे में एक इंट्रोडक्शन के समय काफी समस्या आती है कि इंट्रोडक्शन कैसे करें, क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री ना था, तो हिस्ट्री से मुझे काफी सारी स्टोरीज मिल जाती जिसको इंट्रोडक्शन के रूप में लिख सकते थे। तो इंट्रो लिखने के लिए कहानी की शुरुआत एक अच्छी होती है, या अपन की कोई रिसेंट घटना हुई है इसको लेके ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा इसमें ये रहे कि स्टोरी अपनी बहुत बड़ी नहीं जाए। जब ऐसे शुरू करते हैं, जब हेडिंग दे देते हैं, तब इतना पेज भर चुका होता है, फिर अपना थोड़ा सा पेज बचता है, उसी पेज में अपनी कोशिश करें कि वो स्टोरी समाहित हो जाए, और स्टोरी का ऐसा रहे कि जो स्टोरी है वो टॉपिक को समझा सके आगे वाले को, कि हाँ हमने इस टॉपिक को इस तरीके से समझा है और इस तरीके से टॉपिक में हम आगे की चीजें कवर करते हुए जाएंगे। मेनली ऐसे का तो मेरा यही रहा। और फिर मैं ऐसे में ये था कि मेंस के दौरान जो अपने टाइम रहता है 3 महीने का, उसमें मैंने हर संडे ऐसे लिखा था, और उसकी जो कॉपीज है वो कन्वर्ट IAS की साइट पर मेरी ऐसे की कॉपीज आपको मिल जाएगी। अब हम आते हैं सी सेट। सी सेट अपने हिंदी मीडियम के लिए मेनली एक दुखती रग है, जिस पे हाथ रखना मतलब अपने को बहुत भयानक लगता है कि सी सेट मतलब अपने नामुमकिन है। तो सी सेट में ऐसा रहा, सी सेट मेरा अभी चारों ही सालों में नहीं अटका है, क्योंकि एक मेरा ये रहा, मेरा बैकग्राउंड मैथ्स है। भले ही मेरा बैकग्राउंड मैथ्स हो, लेकिन सी सेट की मेरी स्ट्रेटेजी ये रही थी कि मैं मैथ्स के ट्यूशन एक भी अटेंड नहीं करती, क्योंकि अपनी मैथ्स ऐसी आती है कि आस पास भी अपने हाथ नहीं लगा सके सी सेट में। तो सी सेट के लिए मेनली ये रहा था कि मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ती। तो इसका ये था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो थे वो मेरे बहुत स्ट्रांग हो गए थे। तो सी सेट में ये है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से काफी हेल्प मिल जाएगी। दूसरा ये था कि रीजनिंग के कुछ इजी टॉपिक्स हैं, वो मेनली रीजनिंग के जो बुक आते हैं, कोई भी बुक उठा लो बेसिक बुक, उसमें से मैंने रीजनिंग के टॉपिक कर लिए थे। तीसरा जब मैथमेटिक्स है, इसके है ना SSC के कोई भी टीचर अपन को यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएंगे, तो उनसे है ना जैसे नंबर सिस्टम वाला। सी सेट के लिए ये नहीं करना है कि हम पृथक रूप से कोई कोचिंग ले, इससे हमारा टाइम काफी वेस्ट हो जाता है। तो हमें टॉपिक वाइज ऐसे बढ़ना होगा सी सेट में। तो जो मैथमेटिक्स है उसके लिए हमें ये करना है कि SSC के जो टीचर्स हैं उनसे ऑनलाइन क्लासें ले लेनी है। मैथमेटिक्स के भी पूरे टॉपिक नहीं करने हैं, क्योंकि हम मैथ्स में उधर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसमें जो नंबर सिस्टम वाला है या प्रायिकता वाला अगर इजी लगे तो वो वाला, या कुछ टॉपिक जैसे पानी की टंकी वाले, या रेलगाड़ी वाले, या दिशा वाले, ऐसे कुछ टॉपिक जो अपन को कर सकते हैं और PYQ देख के हमें लगे कि हम कर सकते हैं, तो वो टॉपिक्स हमें SSC CGL के टीचर से कर लेने हैं, जो अपन को यूट्यूब पर मिल जाएंगे। और रीजनिंग में भी अगर कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहे हैं, वो भी SSC वाले टीचर से यूट्यूब से कर सकते हैं। तीसरा है ना, रीडिंग कम्प्रिहेंशंस में आपको जो भी PYQ में रीडिंग कम्प्रिहेंशंस आ रखे हैं उनको एक तो अटेंड करना है, उनमें हमें समझना है कि कैसे वो उनका एनालिसिस निकल रहा है, और UPSC ने कौन सा उत्तर सही माना है, उत्तर सही माना है तो क्यों माना है उसको। और चौथा ये रहा कि हमने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना ही पड़ेगा। हम भले ही करंट अफेयर्स करके क्लासें ले ले, या PT 365 या ऐसा कुछ भी पढ़ ले, लेकिन जो न्यूज़पेपर हेल्प करते हैं अपने एथिक्स हुआ, अपने पॉलिटी हुआ, या अदर सब्जेक्ट में, और जो अपने सी सेट में, वो अदर चीजें नहीं कर पाएगी। न्यूज़पेपर में हमारा ये रहता है कि न्यूज़पेपर में हम हॉरिजेंटल रीडिंग के साथ साथ वर्टिकल रीडिंग करना सीखते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी एक पैसेज आया, तो उसमें क्या होगा कि हमने हेडिंग देखी और लगा कि इम्पोर्टेंट है, तब हम क्या करेंगे, उसका हॉरिजेंटल ऐसे रीडिंग करेंगे। लेकिन हमें लगेगा कि ये इसको देखना है कि इम्पोर्टेंट हो सकता है या नहीं, तब हम क्या करेंगे, वर्टिकली उसके सब देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम हिंदी मीडियम वालों को सी सेट में एक तो हिंदी का पढ़ना होता है, हिंदी के साथ इंग्लिश का पढ़ना होता है, तो वो वर्टिकल रीडिंग हमारे हिंदी पैसेज पढ़ने के साथ इंग्लिश पढ़ने में काम आएगी। इससे क्या हमारा वो टाइम बच जाएगा। तो मेनली सी सेट का तो यही रहा। और सी सेट में हमेशा 2 घंटे देती थी अपने मार्च के बाद, मार्च अप्रैल मई जो टाइम रहता इसी में मैंने सी सेट पढ़ा, और इसी दौरान मैं टाइम देती थी। लेकिन वो क्या, न्यूज़पेपर की रीडिंग से मेरे रीडिंग कम्प्रिहेंशन तो 27 से 28 आते हैं, वो टोटल मेरे हमेशा राइट होते थे, कभी वो रॉन्ग नहीं होते। तो इनका एक कंक्लूजन निकालना वो न्यूज़पेपर से अच्छे से आ जाता था। ये है कि हम सेल्फ कितना करते हैं और खुद अपना माइंड कितना एक्टिवेट करते हैं, सी सेट इस पर बेस्ड है। अलग से रिसोर्सेज या कोचिंग ऐसा मतलब सी सेट में कुछ है नहीं। सी सेट इतना भयानक है कि हम हिंदी वाले नहीं कर सकते हैं। अगर मैं रूरल और बिल्कुल गवर्नमेंट मीडियम स्कूल से पढ़कर अगर मैं सी सेट का अच्छे से 3-4 सालों में कर सकती हूँ, तो सी सेट कोई भी, आजकल तो अपने पास काफी टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, सारी चीजें हैं, तो उनसे हम कर सकते हैं। बट यही है कि सी सेट में हमें थोड़ा माइंड को एक्टिवेट रखना होगा कि हमें कौन सा छोड़ना है। मेनली हम उन क्वेश्चन में सी सेट में फंस जाते हैं कि ये कर लेते हैं। अपने प्रीलिम्स में 2 घंटे मिलते हैं, उनके आधे टाइम यानी 1 घंटे में RC अपने को कंप्लीट कर लेना है। फिर जो 1 घंटा बचते हैं उनमें हमें ढूंढ कर रीजनिंग और ऐसे क्वेश्चन करने होंगे जो रीजनिंग जैसे है वो इजीली कर पाएंगे। और बाकी अगर कुछ समय बच जाता है तब मैथमेटिक्स में चले जाइए। मैथ्स चूज करना सी सेट में हमारे लिए वो काफी हानिकारक हो जाता है शुरुआत में ही। सी सेट करते समय माइंड एक्टिवेट कर रखना है, बस इतना सही है।
अब हम आते हैं मेंस की आंसर राइटिंग पर। ये काफी सभी बच्चों के लिए ये समस्या रहती है, और इसमें एक तो ये रहता है कि मेंस का आंसर राइटिंग हम समय पर मेंस का पेपर पूरा नहीं कर पाते हैं। दूसरा ये कि कैसे इसके निष्कर्ष, आंसर, कंक्लूजन लिखे, सारी चीजें। और तीसरा ये कि मैडम शुरुआत भी कहाँ से करें, मेनली ये क्वेश्चन रहे हैं। तो इसमें यह है कि मेंस की आंसर राइटिंग मैंने 23 में तो क्या मेरा रहा नहीं था, मतलब बिल्कुल नॉर्मल लेवल की आंसर राइटिंग रही थी। मैंने न तो कुछ रेफर किया, न खुद पेपर लिखे, सीधा मेंस के एग्जाम हॉल में लिखे, क्योंकि एक उसमें बीमार पड़ गई थी तो मेरे पास टाइम कम था। अब सेकंड आते हैं चॉइस वाले में मैंने क्या एक्स्ट्रा किया और कैसे आंसर लिखे। चॉइस में ये रहा था कि मैंने कन्वर्ट आईएएस करके जो एक ऑनलाइन साइट है वो ज्वाइन की थी। उसमें क्या हम कैसे भी आंसर उनको भेजते हैं तो वो एक कम समय में हमें आंसर इवेल्युएट करके दे देते हैं, और उनका इवेल्यूएशन का प्रोसेस भी काफी अच्छा है। तो मेरा ये रहा कि जो अपने मेंस के सब्जेक्ट है उनके, जैसे सोसाइटी या ज्योग्राफी या कुछ भी सब्जेक्ट है, उनके मैंने मेंस के पीवाईक्यू लिखे इस दौरान। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनसे हमें एक तो ये आइडिया हो जाता है कि यूपीएससी का स्टैंडर्ड क्या है इन क्वेश्चन को पूछने का। दूसरा ये कि हम उसमें कैसे लिख पाते हैं। तो सारे पीवाईक्यू लिखे, मतलब सारे नहीं तो जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है, और उनको कन्वर्ट आईएएस की साइट पर मैं भेज देती थी। जो बुक मेरी कॉपियां हैं वो अभी भी इस साइट पर पड़ी है। दूसरा ये फोरम और विजन आईएएस की मैंने टेस्ट सीरीज थी वो लगाए थे, और वो भी मैंने कन्वर्ट आईएएस की साइट पर ही भेजे थे, क्योंकि इन कोचिंग में मेनली थोड़ा टाइम लग जाता है, तो टाइम इतना रहता नहीं है अपने कि हम खुद वापस जाके उन इवेल्यूशन को हम देखेंगे। तो एक तो ये रहा, हर संडे में अपना ऐसे तो लिखती, इसके साथ संडे जो अपने लास्ट के 2 महीने थे उनमें संडे के दिन मैं ये जीएस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी लिखती थी। बाकी मैंने मेंस आंसर राइटिंग में पीवाईक्यू ही किए थे। अब ये है कि हम इनका लिखे कैसे, मतलब हमारा लिखने का फॉर्मेट क्या। इसमें एक तो ये होगा कि आप इंग्लिश मीडियम के जो टॉपर्स हैं, जैसे फर्स्ट से लेके 20 रैंक के टॉपर, उनकी एक आप सब्जेक्ट वाइज बुक है उनकी, जो पीवाईक्यू या उनके टेस्ट लिखे हुए बुक हैं उनको निकाल लीजिए। इससे क्या होगा कि हम सीख पाएंगे कि वास्तव में उन्होंने लिखा क्या है। फिर हिंदी मीडियम वाले टॉपर्स की भी आप प्रिंटेड फॉर्म में, क्योंकि ऑनलाइन हम खुद ही ध्यान नहीं देते हैं, तो उनकी हिंदी मीडियम वालों की भी बुक निकालिए। फिर आप है ना कंपेयर कीजिए कि इन्होंने कैसे लिखा है, इन्होंने क्या एक्शन लिखे हैं जिससे इनकी अच्छी रैंक आई है, या कैसे प्राप्त किया। मेरा ये रहा था कि मैंने भी इन टॉपर्स की कॉपी रेफर की थी। इसे एक तो काफी इनपुट मिल गए थे कि कैसे आप उनको इंट्रो लिखना है, मीडियम में क्या लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है। फिर सेकंड चीज ये है कि जो मैं ये नहीं कर पाई, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ये रेफर करते हैं और बताते हैं कि इसमें आंसर राइटिंग में जब हम जीरो पर हैं और हमें आंसर राइटिंग में कुछ भी नहीं आ रहा है, उस समय ये करना है कि जो एमके यादव सर हैं उनकी चलती है मेंस मेंटरशिप या साइंस ऑफ आंसर राइटिंग करके। तो इसमें ये होता है कि वो हमें सारी चीजें सिखाते हैं कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है, एक एक क्वेश्चन देके। तो वो काफी हेल्पफुल रहते हैं जब हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, या आप इस वाला मेंस नहीं दे रहे हैं। जब आप ये वाला मेंस दे रहे हैं तो आप ये करना है कि टॉपर्स की कॉपी के थ्रू ही आपको चीजें करनी है, और आपको लिखते जाने हैं कंटिन्यू। और अगर ऑनलाइन है तो कन्वर्ट आईएएस की साइट पड़ी है, ऑफलाइन है तो भी आप अगर किसी भी कोचिंग में, एक तो वो करना ही है, कोचिंग के साथ ये साइट भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे डबल इवैल्यूएशन मिल जाएगा आपको, और आपका यकीन भी बढ़ता जाएगा। और अगर आप नेक्स्ट मेंस लिख रहे हैं तब आप वो साइंस ऑफ आंसर राइटिंग वाला ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि वो अभी तक इंग्लिश मीडियम में था, लेकिन कुछ बता रहे हैं कि हिंदी मीडियम में भी आ गया या आ रहा है ऐसा कुछ। तो इससे आप काफी चीजें सीख पाएंगे, और आंसर राइटिंग में काफी अच्छा तरीका है उनका, तो वो चीजें काफी हेल्प करती है। मेनली यही रहा था आंसर राइटिंग में तो।